परी का जैसा नाम था वैसे ही परी अपने मायके में परी थी, काफी अमीर। इसलिए वो अपना कोई काम नहीं करती और नौकरों पर ही डिपेंड रहती। ये कॉफ़ी लेकर क्यों आ गए? आज मेरा कॉफ़ी पीने का दिल नहीं कर रहा। आप मेरे लिए बनाना शेक लेकर आइए। और रामकली, मेरी ड्रेस तैयार रखो, मैं अभी शावर लेकर आ रही हूँ। परी अपने लिए एक पानी का ग्लास भी खुद नहीं उठाती थी। परी के घर के सभी नौकरों को परी की इस हरकतों पर बहुत गुस्सा आता और वे आपस में परी की चुगली भी किया करते। इसके माँ बाप ने इसका नाम परी क्या रख दिया? ये तो खुद को परी ही समझती है। आज कॉफ़ी नहीं, बनाना शेक पीने का मन कर रहा। मैंने इतनी मेहनत से कॉफ़ी जो बनाई उसका क्या करूं? अरे चाय बनवाती तो मैं खुद भी पी लेता, लेकिन मैं कॉफ़ी तो पीता नहीं। न जाने कब इसका नखरे ख़त्म हो गए। अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं अपना घर कैसे बसाएगी। पता नहीं खुद को क्या समझती है। नहाना खुद को है, कपड़े खुद को पहनने हैं, पर ऑर्डर तो ऐसे झाड़ती है जैसे पता नहीं मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैंने इसका कोई कर्ज ले रखा है। अरे अपना सारा काम छोड़कर इसके आगे पीछे लगी रहती हूँ, लेकिन अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो इसके साथ इसके माता पिता भी मुझे इतनी सुनाती हैं। अरे इतना बड़ा घर और सिर्फ नौकर हम दो, ये नहीं कि अपनी बेटी के लिए एक और नौकर रख ले। अरे जो लड़की मायके में कुछ नहीं करती वो लड़की ससुराल में नौकरों से भी बदतर जिंदगी जीती है। यह बड़ी महारानी बनी फिरती है ना। देखना तुम, ससुराल में नौकरों से भी बुरा हाल होगा इसका, और फिर पता चलेगा इसको कि ये अपने नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करती है। दोनों नौकर आपस में चुगली कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है। उनकी बात सुनकर उनसे कहती है, मेरी चुगली करना बंद करो तुम दोनों। इस चीज़ के पैसे मिलते हैं क्या? अगर मैंने माँ से तुम्हारी शिकायत लगा दी ना तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह कट जाएगी, समझे? चलो अब मेरा बैग पकड़ो और मेरे पीछे चलो, मुझे कॉलेज जाना है। परी अपना बैग रामू काका के हाथ में थमा देती है और उन्हीं को अपना ड्राइवर बनाकर कॉलेज ले जाती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते परी का रिश्ता अतुल नाम के लड़की के साथ तय हो जाता है। पर परी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए इनकार करने लगती है। अभी मेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे तो अपने जैसे किसी राजकुमार का इंतजार है। अरे बेटा, अतुल किसी राजकुमार से कम भी नहीं है। अतुल की फैमिली एजुकेटेड है और बहुत जल्द अतुल की सरकारी नौकरी भी लगने वाली है। ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हैं। हमारे पास सिर्फ 2 नौकर हैं, पर उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं। तो ज़िंदगी भर रानी की ज़िंदगी जिएगी बेटा। जब परी को पता चलता है कि अतुल तो उससे भी ज़्यादा अमीर है और वो राजकुमारी बनकर अपने ससुराल में रहेगी, तो वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द परी की शादी अतुल से हो जाती है। शादी के बाद परी की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अफसोस अतुल की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, जिस वजह से अतुल की फैमिली अतुल को खरी खोटी सुनाने लगती है। मेरे सारे बच्चे कामयाब हो गए, पर इस लड़के पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यह लड़का कामयाब नहीं हुआ। इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर पर इतने पैसे खर्च देती। अरे वो जिंदगी भर मेरी सेवा तो करता। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये पैदा हो गया। माँ, नौकरी तो नौकरी होती है ना, और मैं खाली तो नहीं बैठ रहा। सरकारी ना से ही प्राइवेट नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ मैं। तो फिर ठीक है, जिस दिन तू महीने का 1 लाख कमा कर मेरे हाथों में देगा उस दिन आकर मुझसे बात करना। जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तेरा और तेरी बीवी का खर्चा मैं नहीं उठाने वाली। तुम दोनों पति पत्नी अपने बारे में खुद सोचो कि कैसे अपनी जिंदगी जियोगे। अर्चना अतुल से इतनी ज़्यादा नाराज़ होती है कि वह अतुल के साथ बेगानों की तरह बर्ताव करती है। साथ ही साथ वो परी को भी कुछ नहीं समझती। घर में इतने नौकर होने के बाद भी अर्चना सारा नौकरों वाला काम अपनी बहू परी से ही करवाती। बहू, घर में ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा नौकर की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने कुछ नौकरों की छुट्टी कर दी है। इसलिए उनकी जगह अब से तू ही काम करेगी। जा, अब जाकर किचन संभाल और सबके लिए खाना बना। पर मुझे खाना तो बनाना आता ही नहीं। मैंने अपने मायके में कभी भी रसोई में कदम नहीं रखा। मम्मी जी, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? नहीं आता तो सीख ले बहू। जो तूने अपने मायके में नहीं किया वो सब ससुराल में तो करना ही होगा। फूलमती, इसे घर के सारे काम सिखा देना।
खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक अब से हर छोटे बड़े काम मेरी बहू परी ही करेगी। अर्चना अपनी बहू के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है कि परी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और फूलमती परी को घर के सारे काम सिखाती है। जिस परी ने कभी अपने लिए एक पानी का ग्लास भी खुद नहीं निकाला था, वो आज सबको खाना बनाकर खिलाती और सबके गंदे कपड़े भी धोती। बहू, काम पर सही से ध्यान क्यों नहीं लगाती? देख, मेरे कमरे में मेरे कपड़े रखे हैं, उन्हें धो दे और धोने के बाद बाजार चली जाना। कल से फूलमती भी काम पर नहीं आएगी, तो अब से मार्केट से सारा सामान भी तुम्हें ही लाना होगा। परी अपने सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप उसकी सारी बात मानती है। परी की हालत किसी नौकर से कम नहीं होती। घर वाले भी परी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। जो पहले नौकरों को भला बुरा कहती थी, आज उसके ससुराल वाले उसकी गलती पर उसे भला बुरा कहते हैं। ऐसे ही एक दिन परी बर्तन धो रही होती है और गलती से उसके कुछ कप टूट जाते हैं, जिस पर अर्चना परी को भला बुरा सुनाने लगती है। परी, बहुरानी, पति तो तुम्हारा काम करता नहीं और तुम हो कि आए दिन इस घर का नुकसान करती रहती हो। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खाने को देती हूँ। अगर तुम मेरी बहू ना होती ना, तो शायद मैं तुझे इस घर में रहने और खाने भी ना देती। अर्चना परी को भला बुरा सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ अतुल आ जाता है और अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप मेरी माँ हैं। अरे एक सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा आप मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ भेदभाव करती है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पर अब मैं और मेरी बीवी आपके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। चलो परी, जब तुम्हें खुद नौकरों की तरह काम करना है तो दूसरों की नौकरी क्यों करना? अरे तो ले जाना, क्यों सांप की तरह हमारे घर पर छाता सराय बैठा है और क्यों हमारे सीने पर मूंग दर रहा है? अगर तुझे अपनी बीवी और खुद की इज्जत की इतनी पड़ी होती ना, तो तू सरकारी नौकरी करता, ना कि प्राइवेट नौकरी के पीछे इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहा होता। माँ, आपके तो सारे बच्चों की सरकारी नौकरी लगी है ना। वो चाहते तो मुझे नौकरी लगवा सकते थे, उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को और ऐसी हालत में नहीं देख सकता। 2 वक्त की रोटी ही सही, पर मैं अपनी बीवी को खुश रखूँगा। अतुल परी की ऐसी हालत नहीं देख पाता और परी के साथ अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद परी और अतुल एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, जहां अतुल 20,000 की प्राइवेट नौकरी करता है, तो वहीं परी अकेले ही पूरा घर संभालती है। सही कहते हैं लोग, इंसान कितने ही ऐशो आराम में क्यों ना रहे, पर जब खुद पर आती है तो वो सब कुछ करना सीख ही जाता है। मधु एक गरीब घर की बेटी होती है। उसकी शादी सुरेश से होती है। अरे बहू, सुबह 5 बजे जाता है तेरा पति और रात को 12 बजे आता है। अरे कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दिया कर। मधु आधी रात को उठती, पति के लिए खाना बनाती और पति को अलग अलग डब्बे में थोड़ी थोड़ी चीजें भर कर देती। एक रात, मधु, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देखो तो कितना मोटा हो रहा हूं मैं। तभी वहां सास गुस्से से आती है और वो चटोरी सास मधु के पति के सामने ही शिकायत करती है। अरे ये तो सिर्फ तेरे लिए ही बनाती है, हम लोगों को तो वही सूखी रोटी सादी सब्जी खिलाती है। ये नहीं कि तेरे लिए बनाए तो हम लोगों को भी दे दिया करे। घर में इतना राशन नहीं होता है माँ जी। हम लोग तो घर में रहते हैं, ये बाहर जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, कहीं भूख ना लग जाए, इसलिए मैं जो थोड़ा बहुत होता है इन्हें बनाकर दे देती हूँ। सास को मधु की बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, या तो दूध तेरा मुन्ना पिए और या तो पकवान तेरा पति खाए। हम तो भिखारी है ना। अरे कैसी बहू है तू। माँ के जाने के बाद सुरेश मधु को प्यार से समझाता है। मैं जानता हूँ मधु, घर के लिए तुमने बहुत सारे त्याग किए हैं, लेकिन माँ ना थोड़ा खाने पीने की शौकीन है। मैं जानता हूँ मेरे अकेले की कमाई से घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, लेकिन अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा खाकर भी हम खुश हैं, बस सुकून होना चाहिए। घर जैसे तैसे चल रहा था। मुन्ना बड़ा हो रहा था, लेकिन मधु के घर का हाल और बुरा होता जा रहा था। कभी ससुर का ऑपरेशन तो कभी सास की दवाई, ऊपर से मुन्ने की पढ़ाई। अब केवल सुरेश के पैसों से गुजारा नहीं चल पा रहा था।
सारा दिन किचन में कलछी घुमाती रहती है। अरे बाहर जाकर काम क्यों नहीं करती? 2 पैसे कमा कर लाने की सोच, पति पर कितना भार है। मधु को सास की बात समझ में आती है और वो घर में ही सिलाई की छोटी सी मशीन रखकर सिलाई करना शुरू कर देती है। इस बार आपको राशन लाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिलाई के पैसों से राशन भर लिया है जी। अरे वाह मेरी बीवी, वैसे अगले महीने मेरा प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने वाला है, फिर तो हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मधु और सुरेश अच्छे से अपना घर चला रहे थे। दोनों मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक दिन, सुन मधु, मेरी बहन की बेटी आ रही है बम्बई से। वो आएगी तो कुछ दिन तो रहेगी, काम की तलाश में आ रही है वो। अगले दिन एक मॉडर्न सी लड़की उन लोगों के घर आती है। अरे क्या बात है शिल्पी, तू तो एकदम हीरोइन लग रही है। कहाँ से लाती है इतना पैसा? महंगे पर्स, ज्वेलरी, परफ्यूम। शिल्पी सामने खड़ी मधु को घूर कर देखती है। अरे ये तो सुरेश भैया की वाइफ है ना? कितनी हॉट है ये। अरे काहे की हॉट, दिन भर या तो किचन में रहती है या सिलाई मशीन में खटर पटर करती रहती है। मैंने तो फालतू ही शादी करवा दी बेटे की। अगर शादी ना हुई होती ना तो कम से कम इसके और इसके बेटे के खाने पीने के पैसे तो बच जाते। ऊपर से बोल रही है कि बेटे को स्कूल में डालेगी। अरे उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? अरे मौसी, क्यों परेशान हो रही हो? यही निकाली कि खर्चा। अरे शादी की है, जिम्मेदारी से भाग तो नहीं सकती ना। जी मैं करती हूँ ना सिलाई कढ़ाई, फिर घर का काम भी तो होता है ना। अरे तो कमा कितना लेती होगी? 2000 3000, बस इतने ही ना? हाँ इतने ही। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना। मुझे देखो, दिन भर की 10,000 कमाती हूँ। मैं कौन से कभी स्कूल गई हूँ? अरे वाह, एक दिन के 10,000! ऐसा क्या करती है बेटा? शिल्पी सास के कान में कुछ कहती है, फिर जोर से बोलती है, मेरे इसी काम के लिए कुछ लोगों को जरूरत थी। इस शहर में भी बिजनेस बहुत है। अरे तो ये है ना, हायर कर ले इसे भी, देख ले हट्टी कट्टी है। मधु को सास और शिल्पी की बात समझ में नहीं आती। क्या हो गया है आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, चल अंदर जा। और हाँ, ससुर जी को भेज दे, बोल माँ जी बुला रही है। फिर क्या, ड्राइंग रूम में बैठकर सारे आपस में बात करते हैं और देर शाम को शिल्पी और सास बहू के पास जाते हैं। सुन मधु, शिल्पी के पहचान का कल एक साहूकार आएगा, तुझे उसके साथ जाना है। वो कुछ घंटे के तुझे 5,000 देगा। और ये बात अगर सुरेश को बताई तो तेरे मुन्ने को बाहर बेचाऊंगी, समझी? फिर लगाती रहना पुलिस के चक्कर। अरे ये क्या बोल रही है माँ जी? नहीं नहीं, मैं ये काम किसी हालत में नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। चाहे जो भी हो जाए? तंग आ गई हूँ इस तरह गरीबों वाली जिंदगी जीकर। तेरे ससुर जी से बात हो गई है, कल जाना है, मतलब जाना है। और अपने बेटे की भलाई चाहती है तो सुरेश के आगे मुंह नहीं खोलेगी। मधु खूब रोती है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है, न खाना बनाती है न खाना खाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो चुप रहने के बजाय पति को सारी बात बता देने की ठान लेती है। रात में, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी मौसी की बेटी और आपकी माँ ने आज मेरा सौदा एक साहूकार से कर दिया है। वो कल घर आएगा। माँ ने कहा है कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो वो लोग मुन्ने को बेच देंगे। कैसी बात कर रही हो? ये नहीं हो सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करेगी। प्लीज कल आप ऑफिस मत जाइए, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं नहीं मानता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। सुरेश सुबह तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। मधु रो रो कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानता नहीं। फिर दोपहर में तो आप ही हो शिल्पी? आपसे ही बात हुई थी फोन पर। जी मैं ही हूँ। लाइए 5,000 रुपये दीजिए, जो बात हुई थी। और पहले उसे तो लाइए जिसके लिए मैं ये पैसे आप लोगों को देने वाला हूँ। सास पकड़कर मधु को लेकर आती है। नहीं छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे प्लीज ऐसा मत करिए।
चुप रहो, बेटी की भलाई चाहती हो तो इनके साथ चली जाओ, समझी? अरे ये तो जाना नहीं चाहती है। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना चाहती, जाएगी ये। सास मधु का हाथ पकड़कर साहूकार को पकड़ा देती है। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा। ऐसे कैसे तुम्हारा हाथ छोड़ दे? मैंने तो ये हाथ जिंदगी भर के लिए पकड़ा है। ये बोलकर साहूकार अपनी नकली दाढ़ी और मूछ निकाल देता है। आप? सामने मधु का पति होता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। माँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे बीवी बच्चे मेरे ही घर में सेफ नहीं है। मैं ये मेहनत पूरे परिवार के लिए करता हूँ। मधु और मुन्ना मेरी जिम्मेदारी है, और आपने ये क्या कर दिया माँ आज। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में भीख मांगना भी किसी प्रोफेशन से कम नहीं है। ऐसे में क्या हो अगर किसी को भिखारन पसंद आ जाए? माँ, आज से ये तेरी बहू है। हैं? ये तो मुझे कुछ देखे देखे लग रही है। हाँ माँ, देखी तो होगी लेकिन पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि इस हीरे को मैंने तराशा है। अरे बस करना, रुक, मैं जो समझ रही हूँ कहीं ये वही तो नहीं है। माँ अंदर से कोयला लाकर बहू के मुंह पर लगा देती है, बालों को खोल देती है और फिर ओ बेटा, सही पहचाना था मैंने। ये तो कल्लू भिखारी की बेटी भूरी है ना। हे भगवान, बेटा बोल दे कि ये सब एक बुरा सपना है। तो झूठ बोल रहा है। भूरी बाल खुजली करते हुए कहती है, भगवान के नाम पर ऐसा मत बोलो मालकिन, मेरी शादी हुई है साहब से। मालकिन 2 रोटी दे दो अभी, फिर आगे की बात करते हैं। देखा ना माँ, कितनी मासूम है ये, है ना माँ? कितना ठंडा ठंडा घर है ये, लग रहा है जैसे फ्रिज में बैठे हैं। बुरी, ये एसी की हवा है। ऐसी हवा? कैसी हवा? दे जवाब, कैसी हवा? अरे ये क्या कर दिया बेटा, भिखारन को बहू बनाकर ले आया। मालिक का भला हो, आप 100 साल जियो, आपके बच्चे जिए। अरे हाँ, बस करो, ठीक है, जा अपने कमरे में जा। मालिक, खोली कहाँ है मेरी माँ ने खटिया दी है और चूल्हा। बोल रही थी थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो रस्सी भी दे देंगी। हैं? रस्सी क्यों? अरे मालकिन, कपड़ा धोएंगे तो सूखने कहाँ डालेंगे, तो रस्सी तो बांधनी होगी ना। आप फिक्र ना करो, वो रस्सी मेरी तरफ से, ऊपर वाला सबका देखता है। देखा माँ, मैं ना कहता था, कितनी भोली है ये। और ये क्या, माँ को तुम मालकिन बोल रही हो? अरे माँ बोलो, माँ। अब क्या किया जा सकता है। भूरी तो बन गई थी बड़े घर की बहू, लेकिन आदत तो वही थी ना। अरे तुम वहाँ बैठ कर क्यों खा रही हो? यहाँ बैठो ना चेयर पर। अरे नहीं मालकिन, हम जमीन में ही ठीक है, यही खाना खाते हैं हम। वैसे ये खाना रख देते हैं, कल खाएंगे। अरे क्यों कल क्या खाना नहीं बनेगा? अरे नहीं मालकिन, वो क्या है ना। हाँ बोलना, क्या है? आज व्रत है क्या तेरा? अरे ना मालकिन, कतई व्रत नहीं है। वो क्या है ना, हमको ताजा खाना पचता नहीं है। 2 दिन का हो जाए तो और मजा आ जाएगा। हे भगवान, तो अब तेरे परसों का खाना आज से ही बनाना शुरू करवाना पड़ेगा क्या? अरे कोई बात नहीं ना मालकिन, हम एक काम करते हैं, हम ना ये बिस्कुट खा लेते हैं, पानी पी लेंगे, फिर टन हो जाएगा पेट हमारा। सास को तो समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन बहू को खाना भी तो खिलाना था। अच्छा सुन, तू खाना बासी खाती है ना, लेकिन फल तो खाती होगी ना। चल बाजार से फल ले आते हैं तेरे लिए। सास बहू फल लेने मार्केट जाते हैं। अरे ये आम, सेब और केला पैक कर दो भैया। अरे सरला चाची,
आपके फ्रेश फल पैक करके रखे हैं, ये लीजिए। मालकिन, वो वाले जो केले दिख रहे हैं ना, वो मेरे लिए ले लीजिए। सास देखती है कि सामने केले पर मक्खी भिनभिना रही है। अरे छी, वो तो फेंकने के लिए रखे हैं इसने। बहू का मुंह उतर जाता है। वो जो सड़े गले फल है ना, वो भी पैक कर दो। फल वाले को समझ में नहीं आता, लेकिन वो सारे सड़े गले फल पैक कर देता है, जिसे बहू घर आकर प्यार से खाती है। हे भगवान, ये तो मैं जानवरों को भी ना दूं खाने को। सच में कितनी गरीबी है हमारे देश में। बहू, ये पार्लर वाली आई है, इसे अपने कमरे में ले जा, ये तेरा मेकओवर कर देगी। पार्लर वाली भूरी का मेकओवर करके उसे एक प्यारी सी लड़की बना देती है। सास भूरी को देखकर कहती है, अरे सही बात है भूरी, तुझे देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि तू भिखारन थी। हाय, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी। भूरी शर्मा जाती है। चलो अब ना मैं अपनी सहेलियों को घर बुलाती हूँ, उन लोगों को भी तो पता चले कि मेरी बहू आ गई है। सास सहेलियों को शाम का न्योता दे देती है। बहू, मैं ना जरा तैयारी करने बाजार जा रही हूँ, एक काम कर तू ना रात का खाने के लिए कुछ बना लेना, ठीक है? रात को ढेर सारी औरतें बहू को देखने और खाना खाने के लिए आती है। मेहमानों के आने के बाद सास घर में एंटर करती है। अरे, हम लोगों को बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गई थी? अरे अब सास बन गई है मैडम, सास तो घर पर क्यों रहेगी, घर तो अब बहू संभालेगी ना। अरे नहीं, ट्रैफिक इतना था कि क्या पता है। वैसे हाँ, बहू को बोल तो गई थी खाना बनाने के लिए। अरे बहुरी, यहाँ तो आना। भूरी सास की सहेलियों के सामने आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर है। भूरी सर खुजाते हुए पूरे भिखारी स्टाइल में हंसती है। बहू बेटा, जरा अंदर जाओ, सभी के लिए क्या बनाया है, जाओ लेकर आओ। सहेलियां बहू की हरकत देखकर हंसने लगती है। सास को लगता है कि शायद सहेलियों को जल्दी बुला लिया, बहू की थोड़ी ट्रेनिंग और करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। माँ जी, खाना डाल दिया है। डाल दिया है? कहाँ डाल दिया है? सभी खाना खाने बैठते हैं, लेकिन ये क्या, और सूखी रोटी साथ में प्याज कटा। अरे सब्जी कबाब शबाब कहाँ है? ऊपर वाले की मेहर से यही रूखा सूखा है, खा के पानी पी लीजिए। वो क्या है ना, मजाक करने की बहुत बुरी आदत है इसे। ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है, आता ही होगा। सास चुपके से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है। सहेलियां चुप हो जाती है, लेकिन उनमें से एक को बहू से मजे लेने की सूझती है। अरे, हमारे यहाँ तो रिवाज है कि बहू के आने पर गाना बजाना होता है। बहू, तुम्हें गाना गाना आता है ना? सास डर जाती है, लेकिन करती क्या। अरे नहीं, इसको ना गाना वाना नहीं आता है। अरे गाना यही तो कला है, मेरी रोजी रोटी। अरे गा गा कर ही तो कमाई होती थी। हाँ हैं? क्या बहू गायिका है? अरे विमला, इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। गाओ बेटा, गाओ। अरे नहीं, बहू रहने दो। लेकिन बहू कहाँ रुकने वाली थी। बस किसी ने कहा कि गा दो, तो बहू शुरू। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा, 10 लाख देगा। बहू फुल मूड में गाना गा रही होती है। सास बोले जा रही थी, अरे बस कर बहू, बहुत हो गया। हाँ माँ जी, हर कोई जाने से पहले कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। वो क्या है ना, गरीब की दुआ लगेगी। बाय लोग, गरीब की दुआ लगेगी आपको। सास सर पर हाथ रख लेती है। सभी औरतें हंस हंस कर वहाँ से चली जाती है। रात को बेटा घर आता है तो सास सारा हाल बताती है।
माँ अब मैं क्या कर सकता हूँ, शादी तो हो गई है, अब तो जो है यही है, इसलिए अब इसी को बहू मान लो। अरे क्या हो गया माँ जी, देखिए तो कितने सिक्के जमा हो गए। सास बेचारी क्या करती, बहू को देखती और फिर